हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहम्मद फुरखान है और जैसे कि आप सभी जानते हो मैं यहाँ पे नीट से रिलेटेड एक आपको शॉर्ट कोर्स बना के दे रहा हूँ जो आपके रिवीजन में बहुत ही काम आएगा। तो आज का हमारा टॉपिक है नीट से रिलेटेड एनवायरमेंटल इश्यूज, राइट। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट हो तो आप हमें मेल या कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। इसके अलावा आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा आसानी से मिल सके और आपका रिवीजन काफ़ी आसानी से कंप्लीट हो जाए। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो एनवायरमेंटल इश्यूज पार्ट 2 है। इससे पहले हमने एक पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट किया है, तो आप ये हमारे वीडियोस के सेक्शंस में से देख सकते हो या हमारे कमेंट बॉक्स में या हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो वाटर पोल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल है। इसके पहले हमने एयर पोल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल देखा है। अभी आगे हम ये बचे हुए टॉपिक्स जो है ये हम कवर करने वाले हैं, जिसमें सॉलिड वेस्ट, एग्रोकेमिकल वेस्ट, रेडियो एक्टिव वेस्ट, ये सभी टॉपिक्स आने वाले हैं। तो आज के टॉपिक पे जाने से पहले हम लोग देख लेते हैं पोल्यूशन क्या होता है, ये रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। पोल्यूशन का मतलब कुछ भी ऐसे टाइप का चेंज या फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल चेंज अगर किसी भी एयर, लैंड, वाटर या सॉइल रिसोर्सेज में होता है तो उसे पोल्यूशन कहा जाएगा। तो पोल्यूशन को प्रिवेंट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1986 में एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट बनाया था। ये हमने पिछले हमारे वीडियोज में देखा है। तो जैसे अब आज का हमारा टॉपिक वाटर से रिलेटेड है तो ये जानना बहुत जरूरी है कि वाटर है क्या। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो ये वो वाटर है जो नेचुरल रिसोर्सेज में प्रेजेंट है, करेक्ट। लेकिन ये है एंशियंट टाइम्स। अभी भी कुछ जगह पे ये आपको नेचुरल कंडीशन देखने को मिलेगी, पर जो लोग सिटीज में रहते हैं उन्होंने तो सिर्फ पानी को टैप वाटर में ही देखा होगा, जैसे ये दूसरे इमेज में दिख रहे हो। तो अभी हम देखते हैं वाटर का कंपोजिशन आखिर है कैसे। अर्थ के ऊपर 75% या 1/3 तो वाटर ही है। तो उसमें से भी 97% पानी जो है वो सी में है। तो बचा 3%। 3% पानी जो है वो फ्रेश वाटर है। तो इस फ्रेश वाटर पे से भी 68.7% पोलराइज में है। ग्राउंड वाटर में 30% है। अदर सोर्सेस में 0.9% है। और सरफेस वाटर में 0.3% है। तो इसमें से हम सरफेस वाटर या अदर सोर्सेस में से ही थोड़ा सा हम पानी यूज कर सकते हैं। तो ये जो बहुत सारी यहाँ पे पानी की बूंदें गिरी है, इसमें से आखिरी जो बूंद आई है वो है सरफेस वाटर की। और उसमें से भी ये जो आखिरी बूंद आई है ये है यूटिलाइजेबल वाटर की। तो सरफेस वाटर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो 87% लेक्स में है, स्वैम्प्स में 11% है, रिवर में 2% ही है। तो जो वाटर का वेस्टेज होता है वो क्या होता है वो हमें देखना जरूरी है। वाटर का जो वेस्टेज है उसका कंपोजिशन कुछ इस तरह से है। जो सीवेज वेस्ट या जो वाटर वेस्ट होता है उसे हम लोग सीवेज कहते हैं। और सीवेज का कंपोजिशन होता है जिसमें 0.1% ही इम्प्योरिटीज होती है, बचा हुआ 99.9% तो वाटर ही होता है। तो इस वेस्ट वाटर में क्या होता है, सस्पेंडेड सॉलिड्स हो सकते हैं जिसमें सैंड, क्ले या सिल्ट होता है। कोलॉइडल मटेरियल में फीकल मैटर या ह्यूमन एक्सक्रीटा वगैरह, बैक्टीरिया, क्लोथ, पेपर, वाटर बॉटल्स इट्सेट्रा। उसके बाद जो डिजोल्व मटेरियल है इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स आते हैं जैसे कि नाइट्रेट, अमोनिया, फॉस्फेट, सोडियम, कैल्शियम। तो ये फर्टिलाइजर्स जो होते हैं, या तो ये फर्टिलाइजर से वेस्ट है या केमिकल इंडस्ट्री से, ओके। सो ये केमिकल इंडस्ट्री का वेस्ट या फर्टिलाइजर वेस्ट जो होता है वो यहाँ पे न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने का काम करता है। तो हमने अभी क्या देखा कि किस तरह से इसका कंपोजिशन होता है सीवेज का, करेक्ट। तो सीवेज के कंपोजिशन के बाद हम जानते हैं कि ये सीवेज के आखिर इसके एडवर्स इवेंट्स क्या है। जब सीवेज आप डायरेक्टली रिवर के अंदर छोड़ते हो तो उसके काफी सारे हार्मफुल इफेक्ट है। पहला हार्मफुल इफेक्ट तो ये होता है कि वहाँ पे काफी सारे न्यूट्रिएंट्स का एडिशन होने हो जाता है डायरेक्टली, राइट। जिसकी वजह से यहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि हार्मफुल बैक्टीरिया वगैरह या फाइटोप्लैंक्टन्स या जू, उनकी जो ग्रोथ है वो काफी रैपिडली बढ़ती है। अब जब उनकी ग्रोथ बढ़ती है तो उनको बायोलॉजिकल ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट या ऑक्सीजन जो प्रेजेंट है पानी में उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। जैसे ही इसकी रिक्वायरमेंट बढ़ेगी तो ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कम होने लगेगी, जिससे डिजॉल्व ऑक्सीजन कम हो जाएगा। और बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड तो बढ़ी ही है ऑलरेडी। तो इसकी वजह से जो एक्चुअल नेचुरल हैबिटेट था, ओके, जो नेचुरल हैबिटेट वहां पे था या जो भी बैलेंस वहां पे था वो बैलेंस बिगड़ जाता है। और वो जब वहां पे बैलेंस बिगड़ जाता है तो वहां पे एक ही टाइप का ऑर्गेनिज्म ग्रो करने लगता है, जिसे हम अलगल ब्लूम भी कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे इस इमेज में देख सकते हो, यहाँ पे पूरा एक ग्रीनिश जो एरिया है ये वाटर को, सरफेस को पूरी तरह से उसने कवर कर लिया है। उसके बाद हमारा सेकेंड टॉपिक था बायोमैग्निफिकेशन से रिलेटेड। तो बायोमैग्निफिकेशन क्या है, ये एक प्रोसेस है जिसके अंदर टॉक्सिक सब्सटेंसेस जो हमारे बायोलॉजिकल इकोसिस्टम में हायरार्किकल लेवल होती है फूड चेन की, उसके अंदर
बढ़ते जाता है ट्रॉपिक लेवल के साथ। तो इसे हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। यहाँ पे एक डीडीटी का एग्जाम्पल दिया गया है हमारे बुक में। डीडीटी क्या होता है? एक पेस्टिसाइड है जिसका बायोमैग्निफिकेशन हम जानने वाले हैं आज। जब डीडीटी अगर वाटर में 0.00003 पार्ट्स पर मिलियन में अवेलेबल हो, यानी कि ये काफी कम कॉन्सेंट्रेशन है, इतने कम कॉन्सेंट्रेशन में पानी में अगर डीडीटी होता है और जब जू प्लैंक्टन इसको कंज्यूम करते हैं तो उसका कन्वर्जन हो जाता है 0.04 पार्ट्स पर मिलियन में। ये काफी कॉन्सेंट्रेट हो जाता है। ठीक है, जब जू प्लैंक्टन को स्मॉल फिश खाएगी तो इसका 10x कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा। फिर जब इससे बड़ी फिश खाएंगी तो इसका फिर से 4x कॉन्सेंट्रेशन हो रहा है। फिर जब इसे ईगल या बड़े एनिमल्स खा रहे हैं तो इसका फिर से 12x मैग्निफिकेशन हो रहा है। तो इस तरह से जो लोवेस्ट लेवल पे कॉन्सेंट्रेशन था पॉइंट पार्ट्स पर मिलियन में, वो ऊपर आते आते हायर लेवल पे 25 पार्ट्स पर मिलियन हो गया है। तो ये जो होता है यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टॉक्सिक सब्सटेंस थ्रू द हायर ट्रॉपिक लेवल इज कॉल्ड एज बायोमैग्निफिकेशन। तो ये क्यों होता है बायोमैग्निफिकेशन? इसके पीछे सबसे मेन रीजन है, जो भी एनवायरनमेंट में हम लोग का अनवांटेड सब्सटेंसेस रिलीज कर रहे हैं, वो स्मॉलर ऑर्गेनिज्म खा रहे हैं और वो अगले ट्रॉपिक लेवल पे पहुंच रहा है। ये है बायोमैग्निफिकेशन, ये भी एग्जाम में आ सकता है। तो अगला टॉपिक है यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन क्या होता है? ये एक टाइप की प्रोसेस है जो कि नेचुरल भी होती है। करेक्ट, नेचुरल प्रोसेस भी है यूट्रोफिकेशन की, जिसमें कोई भी जो लेक या नेचुरल एनवायरमेंटल बॉडीज है, वाटर बॉडीज है, उनमें न्यूट्रिएंट जो होता है उसका एनरिचमेंट होने लगता है। ये नेचुरल प्रोसेस है। बट नेचुरल प्रोसेस कैसी है? स्लो होती है। लेकिन जब ह्यूमन इंटरफेरेंस होता है, जैसे कि सीवेज वहां पे पेस्ट हम कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में ये प्रोसेस क्या होगी? बहुत एक्सेलरेट हो जाएगी। मतलब जो प्रोसेस 50 सालों में होने वाली थी, वो शॉर्ट डाउन होके 10 से 15 साल में हो जाएगी। तो ये होता है ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से एक्सेलरेशन ऑफ यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन के मेन कॉजेस क्या है? एडिशन ऑफ फर्टिलाइजर्स, न्यूट्रिएंट्स या केमिकल वेस्ट, ये सभी क्या होता है यूट्रोफिकेशन के लिए कॉजेटिव एजेंट्स हैं। तो यूट्रोफिकेशन क्यों प्रॉब्लमेटिक है? क्योंकि आपने अभी प्रीवियस स्लाइड में देखा है कि यूट्रोफिकेशन जब हो जाएगा तो वहाँ पे जो नेचुरल हैबिटेट है वो डिस्टर्ब होगी, जिसकी वजह से वहाँ का नेचुरल एक्वेटिक एनवायरनमेंट डिस्टर्ब होगा और वहाँ पे फिश या अदर एनिमल्स जो है उनकी डेथ होगी। इसके बाद हम देखने वाले हैं वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन। ओके, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974। तो 1974 में एक एक्ट आया था जिससे हम वाटर पोल्यूशन को प्रिवेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो एक्ट है, ये एक्ट किस लिए बनाया गया था? प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ वाटर पोल्यूशन एंड फॉर मेंटेनिंग और रिस्टोरिंग ऑफ द होलसम ऑफ वाटर इन द कंट्री। तो अक्रॉस द कंट्री जो भी वाटर बॉडीज है उनको पोल्यूशन से प्रिवेंट करने के लिए और उनको रिस्टोर करने के लिए ये एक्ट बनाया था 1977 में। इसमें एक अमेंडमेंट किया गया और एक सेस सेस या जो भी आप टैक्स मानो, तो इसकी उसके अंदर एडिशनल की गई थी। तो ये टैक्स टैक्स कौन कलेक्ट करता है? सेंट्रल बोर्ड एंड स्टेट बोर्ड्स फॉर द प्रिवेंशन ऑफ कंट्रोल ऑफ वाटर पोल्यूशन। ठीक है, तो ये पोल्यूशन बोर्ड जो है ये इस सेस की कलेक्शन करते हैं। और दो आखिरी जो अमेंडमेंट हुआ इस बिल में वो 2013 में हुआ। इसके तहत ये जो भी पैसा कलेक्शन होता है ये एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन या वाटर पोल्यूशन को प्रिवेंट करने के लिए और उसको इम्प्रूव करने के लिए यूटिलाइज किया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं जो ग्लोबल वार्मिंग या जो भी वाटर रिसोर्सेस का अभी प्रॉब्लम आ रहा है उसके बारे में। तो जैसे आप इस पहले इमेज में देख सकते हो 1984 से लेके 2011 तक जो ग्लेशियर्स का कन्वर्शन हुआ है वाटर बॉडीज में, यानी कि ग्लेशियर या जहाँ पे जो आइस है उसका मेल्टिंग हो रहा है। उसके बाद वाटर बॉडीज का जो पोल्यूशन है वो आप यहाँ पे देख ही सकते हो, जो क्लियरली एविडेंट है। यहाँ पे जो भी लेक के ऊपर या रिवर के ऊपर आप देख सकते हो ये काफी कचरा प्रेजेंट है। तो इसकी वजह से आजकल काफी सारी दिक्कतें आ रही है। और यहाँ पे और एक प्रॉब्लमेटिक चीज ये है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो ग्लेशियर्स थे उनका जो आइस है उसका जो एरिया था, आइस का एरिया, वो भी डिक्रीज होने लगा है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो क्लियरली कि पुराने समय में या 1900 के आसपास यहाँ पे जो एरिया था वो 7.7 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर था, जो अभी 2015 में रिड्यूस होके 4.6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर ही बच गया है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रांजिशन कैसे हो रहा है 1985 से लेके 2015 तक। ये कंडीशन है जब वाटर पोल्यूशन हो रहा है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन हो रहा है, तो ये सारे एनवायरमेंटल इश्यूज है जिसके बारे में हमें अवेयर रहना जरूरी है और हमें इसका प्रिवेंशन करना भी जरूरी है। तो ये था आज के हमारे वीडियो में, हमने शॉर्टली ये सभी कवर किया है। हमने क्या कवर किया? तो वाटर पोल्यूशन क्या होता है, वाटर पोल्यूशन के अलग अलग टाइप्स क्या है, सीवेज
का कंपोजिशन कैसे होता है, नेचुरल रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, वाटर का एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है सरफेस के ऊपर और पूरे ग्लोब के अंदर, उसके बाद बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है, यूट्रोफिकेशन क्या होता है, और हमने देखा है कि पोलर आइस कैप जो मेल्ट हो रहे हैं उसकी वजह से क्या हो रहा है। ठीक है, तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक डिस्ट्रीब्यूट कीजिए ताकि आपका रिवीजन काफ़ी क्विकली हो। और आपको कोई भी अगर स्पेशल रिक्वायरमेंट हो या क्वेश्चन हो तो आप हमें डायरेक्टली मेल या कमेंट कर सकते हैं, हमारा हमने मेल आईडी आपको प्रोवाइड किया है ऑलरेडी। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, कीप विजिटिंग, थैंक यू।